हल्दीपुर गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है। अगर किसी को भी ज्यादा बड़ी बीमारी होती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया, आप अस्पताल गए थे, वहां पर डॉक्टर तो है ना? हाँ, डॉक्टर तो है, पर उसके होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं सुबह से लाइन में खड़ा था। चलो, जो भी हो, इलाज तो ठीक से हो गया ना? अरे काहे का इलाज? जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर कहता है कि उसके पास मेरी वाली दवाइयां ही खत्म हो चुकी हैं। अब तुम ही बताओ, सुबह से इंतजार करने का कोई मतलब हुआ? हाँ, सही कहा आपने। एक तो सुबह सुबह उठकर अस्पताल के लिए लाइन में लगो, और जब हमारा नंबर आए तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि दवाई नहीं है, तो कभी कहता है कि मैं थक गया हूँ। सरकारी अस्पताल है ना, इसीलिए तो ये हाल है। अगर प्राइवेट होता तो पैसे भी इतने ज्यादा लेता कि हम लोगों को इलाज करवाने के लिए अपने घर बार बेचने पड़ जाते। जो भी हो, वक्त बेवक्त यही अस्पताल काम आता है। भूल गए जब उस रात आपका पैर कट गया था और खून बहना नहीं रुक रहा था, तो इसी डॉक्टर ने आधी रात को आपके पैरों में पट्टी की थी। मैं इस अस्पताल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो जाए ताकि सभी गांव वालों को अपना इलाज करवाने में आसानी हो। बिरजू और संजू आपस में अस्पताल के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सीमा वहाँ आती है और बताती है कि पुराने डॉक्टर का तबादला हो गया है और अब अस्पताल में एक नई डॉक्टर आई है। ये जो नई डॉक्टर आई है, उसके पास सभी बीमारी की दवाइयाँ तो हैं, पर वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है। लगता है वो कोई प्राइवेट डॉक्टर है, पर हमारे अस्पताल तो सरकारी है। इसमें प्राइवेट डॉक्टर का क्या काम? चलो जाकर पता करते हैं कि माजरा क्या है। बिरजू और संजू नए डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए अस्पताल में जाते हैं। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं कि नई डॉक्टर गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। अगर तुम सब ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह भाग दौड़ मचाओगे तो मैं हॉस्पिटल को ताला लगा दूंगी और फिर खुद ही एक दूसरे का इलाज करते रहना। पता नहीं किसने मेरा ट्रांसफर इस गांव में करवा दिया। लगता है ये तो कोई विदेशी डॉक्टर है। मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे गांव में टिक पाएगी। तभी अस्पताल में एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज करने के लिए कहती है। बेटा, मेरी आंखों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, जरा देखोगी क्या समस्या है? वही तो मेरा काम है, पर इसके लिए पहले आपको मेरी फीस जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपकी आंखें चेक करूंगी। बेटा, मेरे पास तो पर्ची कटाने के बाद और पैसे बचे ही नहीं हैं। ऐसे नहीं है तो आप अपने गले का ये सोने का हार फीस के तौर पर दे दीजिए। ये हार मैं तुमको नहीं दे सकती बेटा, ये एक जादुई हार है। मेरे गले से उतरने के बाद ये जहाँ भी रहेगा उस सारी जगह को सोने का बना देगा। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी फीस से मतलब है। आप या तो मेरी फीस दे दीजिए या फिर ये सोने का हार मुझे दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने गले से सोने का हार देने के लिए विवश हो जाती है। वो अपने गले से सोने का हार उतारकर डॉक्टर को दे देती है। अब तो मेरी आंखों का इलाज कर दो। वाओ, इट्स टू ब्यूटीफुल। ये मेरे गले पर बहुत सुंदर लगेगा। डॉक्टर बूढ़ी अम्मा का हार अपने टेबल पर रखती है और जैसे ही टेबल पर सोने का हार स्पर्श होता है, पूरा टेबल सोने का हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो टेबल सचमुच सोने का हो गया है। ये सोने की टेबल तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। जब तक डॉक्टर की नजरें वापस टेबल पर पड़ी, उससे पहले ही दीवारों के साथ साथ छत और अस्पताल की सभी चीजें सोने की हो जाती हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा कि ये जादुई हार है। मेरे गले से उतरते ही ये सभी चीजों को सोने का बना देगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से ये हाल हुआ है। सारा हॉस्पिटल सोने का हो गया है, इसमें क्या बुरा है? ये तो अच्छा ही है ना? नहीं बेटा, जो चीज जैसे पहले थी वैसे ही सही थी।
ये सब देखने में अच्छा लगता है, पर तुमको आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आपको अपनी आंखें ठीक करवानी थी ना? आ जाइए, मैं आपकी आंखों का इलाज कर देती हूँ। डॉक्टर बूढ़ी अम्मा की आंखें देखने लगती है। आपकी आंखें उम्र के साथ थोड़ी कमजोर हो गई हैं, इसलिए जब भी आप किसी चीज को गौर से देखती हैं, तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। ये बात तो मुझे भी पता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी आंखों में कमजोरी आ रही है, पर इसका क्या इलाज है? इसी बात के लिए तो तुमने अपनी फीस ली है ना, तो वो कर दो। इसके लिए आपको अपनी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा। रुकिए, मैं आपके लिए चश्मा लेकर आती हूँ। आपको दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है या फिर पास की चीजों में? मुझे तो दूर और पास दोनों ही देखने में दिक्कत होती है। मुझे कोई ऐसा चश्मा दे दो कि मेरी ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको ऐसा ही चश्मा बना कर दूंगी कि आपको ना तो दूर देखने में तकलीफ होगी और ना ही पास देखने में। डॉक्टर बूढ़ी अम्मा का चश्मा बनाने के लिए अपने लैब में जाती है, पर वो देखती है कि उसकी पूरी लैब भी सोने की हो चुकी है। सारे के सारे कांच के चश्मे सोने के बन चुके हैं। ये देखकर डॉक्टर खुद हैरान हो जाती है। ये तो मेरी पूरी लैब ही सोने की हो गई है। अब मैं उस बुढ़िया को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर बहाना बनाकर उस बूढ़ी अम्मा को कल आने के लिए कहती है। अभी मेरी लैब में सारे चश्मे खत्म हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप कल सुबह आ जाइए। मैं कल तक आपका चश्मा बनाकर तैयार कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा तो वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाते ही उस डॉक्टर का बेटा रोते हुए वहाँ आता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बहुत डर जाती है। क्या हुआ बेटा? मैं देखती हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लेकर आती है और अपने बेटे की हार्ट चेक करने लगती है, पर वो स्टेथोस्कोप भी पूरी तरह से सोने का बन चुका है और उससे हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेन किलर दे देती हूँ, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। डॉक्टर दवाई का बॉक्स खोलती है और अपने बेटे के लिए दवाई निकालती है, पर सारी दवाएं भी अब सोने की हो चुकी हैं। ये देखकर डॉक्टर रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर दो बेटा। उस आंटी ने सही कहा था कि मुझे फ्यूचर में बहुत दिक्कतें होने वाली है। मुझे उस आंटी से माफी मांगनी चाहिए। वो डॉक्टर सोने का हार टेबल पर से उठाती है और उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है। कुछ देर गांव में ढूंढने के बाद उसे वो अम्मा दिख जाती है। ये लीजिए अम्मा, अपना हार रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपका ये हार। पर बेटा, ये हार तो मैंने तुम्हें फीस के तौर पर दिया था। ये मैं वापस कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी तुमने अभी तक मुझे चश्मा नहीं दिया है। मुझे नहीं चाहिए अम्मा कोई फीस। और हाँ, मैं आपके लिए चश्मा भी बना दूंगी। बस आप ये हार वापस पहन लीजिए। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। ये बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा जल्दी से वो हार ले लेती है और उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही हार अम्मा के गले में जाता है, सोने का अस्पताल फिर से वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। डॉक्टर वहाँ से भागकर अपने हॉस्पिटल में आती है। अब मैं आ गई हूँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर अपने बेटे को दवाई देती है, जिससे उसका पेट दर्द बंद हो जाता है और अब वो अपने लैब में जाकर उस बूढ़ी अम्मा के लिए चश्मा बनाने लगती है। नंदन एक किसान था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम करता था और जब फसल की कटाई होती थी, तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते। अरे वाह वाह वाह, गोलू भोलू उठा लो सारी सब्जियाँ, उठा लो। अरे लाला जी, मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने आदमियों को इशारा किया और आदमियों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। लाला जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है।
तू मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है। लाला जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं दिन भर आपके खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे अपना हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ? बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? लाला के आदमियों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया। अब इतने कम सब्जियों को बेचकर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर। वो सब्जियां और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुंचा। वहाँ उसने व्यापारी को सब्जियां बेची। इन सब्जियों के 500 रुपए हुए और इस धान के 1000। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन को बस 1500 रुपए मिले थे। वो निराश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस बूढ़ी औरत को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की कमी है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, खुश रहो। नंदन वहाँ से निकलने ही वाला था कि उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से जीने नहीं देगा। वो तो है ही करम चला, पर आपने अच्छा किया, उस बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए। कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लेगी। लाइए, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा आंगन में लगा दिया। अगली सुबह सूर्योदय के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान हो गई। अरे सुनिए जी, जल्दी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर? वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो बुढ़ी औरत मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई? वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो बूढ़ी औरत दिखने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसीलिए लोगों की अच्छाई आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन, तुम भले इंसान हो, इसीलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की ओर उड़ गया और नंदन और मीना के तो भाग्य ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को बेचकर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और उसकी पत्नी मीना अब बहुत सुखी थे। सोने के टमाटरों की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर? उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो, सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है? कौन है जो भूखे कुत्ते की तरह शोर मचा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना।
हंसती है, मुझ पे हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की पत्नी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने तुरंत मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी को छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी पत्नी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दो। लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और उसके चेहरे पे मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा दूंगा, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ, ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है? नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा, वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आ गईं और लाला के शरीर पर लिपट गईं। अरे ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके चेले आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। बचाओ! अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए। बचाओ! पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई सता नहीं सकता। बिल्कुल, लाला का अंत हुआ और उस दिन के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी सुखद हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से आजादी मिल गई। नंदा के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे दुष्ट का भी अंत किया।